अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राबिया अनम। अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर, उसके बाद के आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। आज एमक्यूएम के गढ़ अजीजाबाद से लेकर हैदराबाद लतीफाबाद तक अल्ताफ हुसैन की तस्वीर हटाने का ऑपरेशन और दफातर की तालाबंदी जारी है। ये अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर के बाद गुज़िश्ता 72 घंटों की रोदाद है, जिसमें शिद्दत आती जा रही है। लेकिन इस सबके बीच मेयर मुंतखब हुआ और वो मेयर मुंतखब हुआ एमक्यूएम का। लेकिन इससे पहले एक बहुत करीबी साथी अल्ताफ हुसैन का, जिससे अल्ताफ हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे, जो कराची के नाजिम रहे, वो कुछ अरसे पहले दुबई से वापस आए और उन्होंने बड़ी शिद्दत इख्तियार की, बड़ी गुफ्तगू की अल्ताफ हुसैन के बारे में। जो गुफ्तगू अल्ताफ हुसैन ने अभी की, उससे रिलेटेड वो बहुत सारी बातें पहले ही अपनी तकरीरों में कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए बल्कि बहुत सारे इंकिशाफात भी किए। उसके बाद से अब तक वो टॉक शोज में आ रहे हैं और गुफ्तगू किए जा रहे हैं, और सिर्फ गुफ्तगू नहीं कर रहे, बहुत से एमक्यूएम के लोग हैं जिनको वो अपनी जानिब खींच रहे हैं। उन्होंने अल्ताफ हुसैन से दूरी इख्तियार की, सख्त लहजा इख्तियार करके, इल्जामात लगा के और इंकिशाफात करके। फिर ये हुई तकरीर और उसके बाद फारूक सत्तार, जो भी अल्ताफ हुसैन के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने भी दूरी इख्तियार की। मसलहत थी उनकी ये तकरीर, वो सामने आए, लेकिन उन्होंने बहुत नरम रवैया इख्तियार किया। उन्होंने साथ में जिक्र भी किया, एक ताना भी दिया उन लोगों को, उन दोस्तों को जो नादान दोस्त हैं, और कहा कि वो जो बातें करते थे, जिस लहजे में बात करते थे, जो मजाक उड़ाते थे, हम वो मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जहनी दबाव का शिकार है, जहनी तनाव का शिकार है अल्ताफ हुसैन, इसलिए उनसे दूरी इख्तियार की जा रही है और सारे मामलात यहीं वो संभालेंगे। बहुत ज्यादा सख्त बात की मुस्तफा कमाल से, लेकिन साथ बात की। तो आज का रिपोर्ट कार्ड का हमारा सवाल इसी हवाले से होगा, कमाल की सख्ती, सत्तार की नरमी, अल्ताफ हुसैन का वोट बैंक आखिर किसको मुंतकिल होगा, मुस्तफा कमाल को या फिर फारूक सत्तार को? इस पर हम बात करेंगे। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जो हमारा ट्विटर पर जियो रिपोर्ट कार्ड का हैंडल है, उस पर हमने रोजाना की तरह जो कल के सवालात थे वो आपके सामने पेश किए, आपकी उस पर राय मांगी। हमारा पहला सवाल था, फारूक सत्तार का अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान हकीकत है या फिर शोबदाबाजी? 10% ने कहा है हकीकत और 90% ने कहा है कि ये शोबदाबाजी है। आपको याद दिलाते जाएं, हमारे एनालिस्ट में ज्यादातर ने कहा था कि ये हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल था, वसीम अख्तर का चैलेंज, क्या 12 मई का मुकदमा जनरल परवेज मुशर्रफ पर चलाया जा सकता है? इस पर 28% ने कहा है हाँ, जबकि 72% ने कहा है कि नहीं। और आपको याद दिलाते जाएं कि हमारे तमाम एनालिस्ट ने कहा था कि यह मुकदमा चलाया नहीं जा सकेगा। बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कराची की सियासत को और ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पर आपने बहुत बात की है, इसको बहुत गौर से देखा है। हम वैसे तो कोशिश करते हैं कि पहले आपसे राय ना लें, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आपकी राय को सुनते हुए शायद अपनी राय बदल भी लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आज के मामले में? देखिए, एक तो ये जिस तरह कार्रवाइयाँ शुरू हुई, अल्ताफ हुसैन की इंतहाई काबिल एतराज़ तकरीर थी, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल मुकदमा भी कायम होना चाहिए था, और हुकूमत पाकिस्तान जो एक्शन ले रही है, जो रेफरेंसेस फाइल करी, वो सब बिल्कुल है कि केस भी होना चाहिए, अगर एक्सट्रेडिशन हो सके एक्सट्रेडिशन भी होना चाहिए, सारी चीज़ें अपनी। लेकिन ये जो अमल शुरू हुआ है उसके बाद से कि सारे दफातर सील कर दिए गए, क्योंकि पार्टी पर पाबंदी नहीं लगी है। अगर पार्टी अपनी जगह मौजूद है तो पार्टी पर या तो पाबंदी लगे और उसके बाद बिल्कुल ये कानूनी होगा। अब फर्ज करें उन्होंने आज अजीजाबाद के मुक्का चौक का नाम तब्दील करने का फैसला किया है विदाउट रियलाइजिंग कि मुक्का चौक का नाम रखा ही लियाकत अली खान के मुक्के के ऊपर गया था। तो अगर डीसी वेस्ट साहब को या इंतजामिया को यही नहीं पता कि मुक्का चौक का नाम क्यों रखा गया था और इसका नाम लियाकत अली खान चौक क्यों रखा जा रहा है, लियाकत अली खान के ही नाम पे मुक्का चौक बना था, तो ये हमारे यहाँ ये जो ओवर रिएक्शंस होते हैं, ओवर रिएक्शंस हमेशा जो है वो दूसरे फरीक को फायदा पहुंचाते हैं। क्या इसकी ये वजह है मसहब के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, और मामलात में जब पॉलिसी नहीं बनती तो ओवर रिएक्शन सामने आते हैं? यही मैं कह रहा हूं, ये हमने 92, 94 ये सारी चीजें देखी हुई हैं इसके बैकग्राउंड में कि ओवर रिएक्ट जब आप करते हैं तो इससे नुकसान होता है आपके सही इकदामात को भी। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए मुस्तफा कमाल ने तो बिल्कुल एक रिवोल्ट किया है और मुस्तफा कमाल ने बिल्कुल वाज़ेह लकीर खींच दिया कि वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ नहीं खड़े किसी भी लिहाज से, बल्कि वो समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब जिम्मेदार हैं इसके। अब क्या मुस्तफा कमाल अपना ये मैसेज एमक्यूएम के वोटर को, महाजिर वोटर को, उर्दू स्पीकिंग वोटर को कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि वो याद रखें कि फारूक सत्तार महाजिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल महाजिर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे।
मुस्तफ़ा कमाल एक नेशनल पॉलिटिक्स, अपने आप को नेशनल पॉलिटिशियन कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कौमी सतह की पार्टी के तौर पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो इसके बावजूद कि वो उनका बेस कराची है, अर्बन सिंध है, लेकिन वो पॉलिटिक्स दूसरी कर रहे हैं। उसके बरखिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार, इसके बावजूद कि वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ही चलेगी, सारी चीजें अपनी होंगी, और स्लोली वो डिटैच कर रहे हैं अपने आप को अल्ताफ हुसैन से, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स की बुनियाद मुहाजिर वोट ही रख रहे हैं, मुहाजिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले इंतखाबात में मुहाजिर वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा। तो मुझे अब भी ये लगता है कि अगर सिचुएशन, आपको पता है कि महीनों में तब्दील होती है, और अभी तो इलेक्शन में काफी टाइम है, तो इसलिए डेवलपमेंट देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के पास टीम अच्छी है, लेकिन मुहाजिर पॉलिटिक्स नहीं करे से आपको लगता है मुहाजिर पॉलिटिक्स को नुकसान अभी नहीं होगा या उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? तो फारूक सत्तार उस लिहाज से, और अभी हम बिल्कुल डाउन जरूर हैं अल्ताफ हुसैन, लेकिन अल्ताफ हुसैन आउट नहीं हुए हैं, और उस वक्त तक 2 साल में क्या डेवलपमेंट होती है वोट, और ये फारूक सत्तार को महसूस हो रहा है कि वोट अल्ताफ हुसैन का अब भी अपनी जगह मौजूद है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है डॉक्टर फारूक सत्तार को इसलिए एज हासिल है कि वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो पिछले 30 साल से हो रही है। आपने फारूक सत्तार को ऑप्शन लिया। इम्तियाज आलम साहब, हम आपके पास आएंगे। बस साहब ने इस पूरी सिचुएशन को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है। फारूक सत्तार मुहाजिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल मुहाजिर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। क्या मुस्तफा कमाल को आने वाले इलेक्शंस में इसका नुकसान होगा? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कमाल साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनका जो अखलाकी जवाब वो मशकूक है। साफ नजर आता है कि उन्हें लाया गया था इस किरदार के लिए। अच्छा। और ये लोग जानते हैं, अवाम जानते हैं, मीडिया जानता है, लेकिन वो गलत विकेट पे खड़े थे। पार्टी वो पूरे पाकिस्तान की बना रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी महाजर लेना चाहते हैं, और ये जो कौम परस्ती होती है, कौम कोई न भी हो तो कौम परस्ती कौम घड़ लेती है, जिस तरह महाजर कौम घड़ी गई। और अल्ताफ उस नजरिए के फादर ऑफ द आइडिया भी हैं और फादर ऑफ दैट नेशन भी हैं। और ये बड़ा, मैंने आज मजबूर लिखा कि कू डी ग्रेस, ये बड़ा मुश्किल फैसला था एमक्यूएम के लिए, और गालिबन ये अंदर ये बात चल रही थी उनके यहाँ, और ये बहुत अच्छी एक ट्रांजिशन हो गई है, और इस पे उन्होंने बतौर कायद उनका नाम खारिज नहीं किया है। इसलिए कि अगर अल्ताफ का बयान आ जाता तो शायद इस पूरी राब्ता कमेटी के लिए कराची मुश्किल हो जाता। अब इनके पास लेजिटिमेसी आई है। फारूक सत्तार जो हैं एक बड़े ही समझदार और ज़हीन और फतीन और बड़े मामला फहम शख्स के तौर पे, लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और उनकी जितनी नरम गो शख्सियत है, दोस्तों को साथ लेने की बात है, लोग उनसे प्यार भी करते हैं, और वो मेरा ख्याल है बिल्ड भी हो जाएंगे एक तरह से। और ये जो जवाब आया था लंदन के सेक्रेटेरिएट से, उसका खुद अल्ताफ भाई ने तरदीद करके और इनकी हमायत तौसीक करके फैसलों की इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, लीडरशिप को, राब्ता कमेटी को स्ट्रेंथन कर दिया है। मैं एक अरसे से कह रहा था कि अल्ताफ भाई की सेहत ऐसी नहीं है, उन्हें खुद ये ट्रांजिशन करनी चाहिए, वरना अगर एमक्यूएम टूटती और बिखरती तो बड़ा खौफनाक किस्म की लड़ाई होती कराची में। और मैं समझता हूँ कि जो कमाल साहब और या उससे पहले महाजर कौमी मूवमेंट हमें देखी, इनका रोल खत्म हो गया है। अच्छा। और शायद ये लोग वापस चले जाएं, इनकी डॉक्टर साहब की क़यादत में शायद वापस चले जाएं। अच्छा। या सियासत से फारिग हो जाएं। बिल्कुल ठीक। और तीसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास। बिल्कुल ठीक है, आपका भी ऑप्शन सामने आ गया। आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार की जानिब ये बात जा रही है, मुस्तफा कमाल का जो एक रोल था वो ओवर होता नजर आ रहा है, या फिर वो भी फारूक सत्तार की लीडरशिप के अंदर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इम्तियाज साहब आपका ऑप्शन सामने आ गया। बिल्कुल ठीक है। बाबर सत्तार साहब, हम आपके पास आएंगे। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं जो इम्तियाज साहब ने की, मजहर अब्बास साहब ने इसको जो एक्सप्लेन किया, या फिर आप समझते हैं कि जो बात मुस्तफा कमाल कह रहे थे और उस वक्त पूरी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी खड़ी होकर उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर तनकीद कर रही थी कि वो ये काम गलत कर रहे हैं, आखिर में सबने वही काम किया, बस लहजा मुख्तलिफ था, तरीका मुख्तलिफ था, बात वही की, दूरी उसी तरह इख्तियार की? मेरा ख्याल है थोड़ी सी फर्क बात हो रही है। राबिया, मुस्तफ़ा कमाल अभी तक ये कहते रहे हैं
कि यानी अगर जो मुकदमा बनाया है मुस्तफ़ा कमाल ने वो मुकदमा है जिस पे MQM बैन होती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। वो ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट फंडिंग करती है, वो ये कहते हैं कि ये इसके रॉ से रवाबित हैं। वो तमाम मुकदमा वो है जो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर देखें 2002 का, तो उसमें जो ग्राउंड्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के, वो तमाम इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल लगाते हैं। फारूक सत्तार ने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर से गलती हुई, उन्होंने गलत बात की, हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और हम आगे उनसे इंश्योर करेंगे कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो कोई ऐसी गलत बात ना करें। उससे वो एक आइसोलेटेड इवेंट के लिए माजरत ख्वाह, लेकिन मुस्तफा कमाल भी ये कहते थे कि लंदन से ही काम होता है, कराची वालों को तो इसका कोई इल्म ही नहीं, इसलिए कराची वाले बेकसूर है, फारूक सत्तार तो मासूम आदमी है। फारूक सत्तार ने अगर कोई इल्जाम नहीं लगाया तो ये बात भी नहीं की, लेकिन उन्होंने भी लंदन को अलग, कराची को अलग कर दिया। बल्कि अब तो रेंजर्स भी शायद ये बात एक्सेप्ट कर रही है। कल जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें लंदन सेक्रेटेरिएट से कहा गया है कि वो उसकी अस्करी तंजीम के रुकन हैं। देखिए, बात यह है कि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, उसका इंतजामी ढांचा एक ही है, उसके सियासी ढांचे हो सकता है लंदन का और यहाँ का अलग हो, लेकिन जो इंतजामी ढांचा, जो कंट्रोल लंदन से होता है, वो मुस्तफ़ा कमाल तो उसकी बात करते चले आए हैं। उन्होंने टारगेट किलिंग की बात की, उन्होंने सौलत मिर्जा की बात की, उन्होंने कहा कि इतने सारे हमारे यूथ को बर्बाद कर दिया। वो यूथ लंदन में तो नहीं है, वो यूथ तो कराची में मौजूद है। अगर आप उनकी तकारीर देखें तो उन्होंने प्रेजेंट किया एज ए पार्टी जो पाकिस्तान के साथ भी नहीं है और टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है और टेररिस्ट फंडिंग भी लेती है और हमारे दुश्मन ममालिक से उसका ताल्लुक भी है। अच्छा, अब जो वोट बैंक है अल्ताफ हुसैन साहब का, वो एक एथनिक वोट बैंक है जो उन्होंने कल्टिवेट किया है। ऐसा वोट बैंक इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं और उनका ख्याल है कि मेजॉरिटी उनके साथ ज्यादती कर रही है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो शख्स, वो वोट बैंक अचानक तब्दील नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा सख्ती करेगी MQM की तरफ, वो वोट बैंक ज्यादा सपोर्ट करेगा उस हलके को या उस पार्टी की ग्रुपिंग को जो ज्यादा करीब है अपने ओरिजिनल लीडर से। अच्छा। यही हम चीज बलोचिस्तान में भी देखते हैं। जो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब समझा जाता है, उसे जो एथनिक पॉलिटिक्स में उसे डिसएंटाइटलमेंट उसकी हो जाती है, क्योंकि समझा जाता है कि ये सेल ऑफ्स हैं, ये इन्होंने बेच दी एक आइडेंटिटी। सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी चूंकि माइनॉरिटी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है और वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि मेजॉरिटी हमारे साथ ज्यादती कर रही है। और अब इसका जब हम रंग देखेंगे इन मुकदमात में, और ये जिन इकदाम की अभी मजहर साहब ने जिनका जिक्र किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जाएंगे ज्यादा करीब मुस्तफ़ा कमाल के। हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब ठीक बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक करिश्मा भी है, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी टाइमिंग ऑफ है। जब तक ये चीज सेंटिमेंट सेटल होगा 5-10 साल लग जाएंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तफ़ा कमाल साहब इसका बेनिफिट। मुस्तफ़ा कमाल की टाइमिंग ऑफ है। आप भी फारूक सत्तार का ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वोट बैंक अभी तब्दील नहीं होगा फौरी तौर पर और शायद और बढ़ जाए अगर सख्ती ज्यादा हुई। आपने भी फारूक सत्तार का ऑप्शन दिया, तो 3 फारूक सत्तार के ऑप्शन सामने आए। हफीज साहब और शहजाद चौधरी साहब इस पर क्या राय रखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि कैरिज्मा है मुस्तफ़ा कमाल तो वो ये वोट बैंक ले पाएंगे? उनकी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। अल्ताफ हुसैन का वोट बैंक किसको मुंतकिल होगा? मुस्तफा कमाल ने सख्ती दिखाई और दूरी इख्तियार की, और इसके अलावा फारूक सत्तार ने नरमी से बात की। इल्जामात और इंकशाफात नहीं हुए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तक 3 ऑप्शन सामने आए हैं, तीनों फारूक सत्तार के ऑप्शन सामने आए हैं। बात करेंगे शहजाद चौधरी साहब से। शहजाद साहब, क्या आप अब तक जो बात हुई है प्रोग्राम में, आप उससे अग्री करते हैं? क्योंकि मुस्तफा कमाल जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं उन नौजवानों के लिए बाहर निकला हूं जिनकी माएँ रोती हैं, उनकी बीवी बच्चे रोते हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं उन नौजवानों के ऊपर से रॉ का और दहशतगर्द होने का जो धब्बा है, जो दाग है, वो हटाने आया हूं। उनकी ये बात अपील नहीं करेगी वोटर्स को आपके ख्याल में भी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो वोट बैंक है वो तो MQM का है और MQM अभी तक कायम है, MQM टूटी नहीं है। अगर आगे जाके MQM टूट जाती है, हिस्सों में बट जाती है, तो फिर ये वोट बैंक अवेलेबल है किसी और के पास जाने के लिए। तो फिलहाल वो फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल में बड़े ही एक
बेहतरीन सियासी कदम के तौर पर MQM के अंदर ये तब्दीली जो है वो इनिशिएट की गई है, जहां पर अल्ताफ हुसैन का नाम भी है बानी की शक्ल में, ताकि वोट बैंक अपनी जगह पे फिलहाल कायम रहे, और वो वक्त मिल गया फारूक सत्तार और इनके साथियों को कि ये पार्टी के अंदर अपनी जगह को भी मनवाएं और फिर जो इनका वोट बैंक है या वोटर बेस के अंदर अपनी जगह बना सकें। तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी ट्रांजिशन आपको नजर आ रही है, जिसको हमें एक्चुअली अपलॉड करना चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है MQM की, जिस तरीके से उन्होंने आगे मूव किया है। इसमें एक फेलियर आ सकता है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब फिर से अपनी जज्बात में बह जाएं और इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दें जैसे कि वो करते आए हैं, तो फिर इस MQM को नुकसान पहुंचेगा और ये MQM फिर और कमजोर होती जाएगी। और जब भी ये MQM कमजोर होगी, अगर आप कह रहे हैं कि यही चीज दोबारा से दोहराई जाती है, कंटिन्यू होती है, तो उस पर MQM को नुकसान कहां से होगा? ऊपर से MQM पर सख्ती होगी या उस पर उनका वोट बैंक उनसे दूर होगा? देखिए, दोनों चीजें होंगी क्योंकि ये आम MQM के लोगों में भी, वोटर बेस में भी ये कोई अच्छी चीज नहीं समझी गई जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए, या जो अमेरिका में जो उन्होंने खिताब किया, जो इस किस्म की गुफ्तगू की गई। कितनी इफेक्टिवली वो अल्ताफ हुसैन साहब को सिर्फ और सिर्फ बानी की शक्ल में रखते हैं, और ये जो मौके हैं वो उनको प्रोवाइड करते रहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब कि वो पार्टी के लिए मुश्किल का बायस बनते हैं, वो कितने हद तक कम होते हैं, इसमें MQM की बका और MQM की कामयाबी का राज है। अच्छा, अब अगर वो नहीं हो पाता तो फिर ये होगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बिखरना शुरू हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अब अगले आ जाते हैं फारूक सत्तार साहब ने जो कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट के अंदर, मेरा ख्याल है कि एज अ स्टेट्समैन फारूक सत्तार का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। मुकाबलतन इनके मुस्तफ़ा कमाल के। मुस्तफ़ा कमाल साहब सेनेटर रहे, लेकिन फारूक सत्तार ने अपना सियासी जो शऊर था उसको उजागर किया, अपनी पार्टी को लेके चले, और ये उनकी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल फर्क नजर आता है दोनों की पर्सनालिटीज में, जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल किया, लेकिन ये सियासी खेल है, ये जातियात पे नहीं चलेगा। यानी मुझे मुस्तफ़ा कमाल की स्ट्रेंथ और ताकत और गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि विजन क्या है, शऊर क्या है, आगे ले जाने की काबिलियत क्या है, कितने ठहराव के साथ अपनी सियासत को लेके चलते हैं। और फिर दूसरी बात, मजहर अब्बास साहब ने जो बात की कि इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान सरजमीन पार्टी कहने के बावजूद अभी तक कराची में कैद किया हुआ, और अभी तक उस फल के इंतजार में है जो कि MQM के दरख्त से उतरेगा और इनकी गोद में आन गिरेगा। तो फिर इस तरीके से पार्टियां ना कभी कामयाब होती हैं, ना ही पार्टियां आगे चलती हैं। बहरहाल ये सियासत है, 5, 7, 10 साल तक ये अपनी सियासत करेंगे, फिर जाके अपनी जगह बना पाएंगे, वरना तो इस वक्त के हालात के अंदर फारूक सत्तार ही बेहतर पोजीशन पे नजर आते हैं। हफीजुल्लाह राजी साहब आपके पास आएंगे। फारूक सत्तार ने दूरी इख्तियार की, लेकिन वो कंफ्यूजन अब भी बरकरार है कि उनके वोटर्स ने या उनके सपोर्टर्स ने उस बात को, और कुछ उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग थे उन्होंने भी उस वक्त एक्सेप्ट किया जब अल्ताफ हुसैन ने खुद इस अमल की तौसीक की और खुद कहा कि इनके हाथ मजबूत करो। क्या ऐसे में आपको लगता है कि जो फारूक सत्तार ने स्टेप लिया है वो बहुत कारआमद है और वोट बैंक जो है वो उनके ही हिस्से में जाएगा, ना कि मुस्तफा कमाल के हिस्से में? बड़ा आपने जो सवाल है वो तो मुख्तसर है, लेकिन उसके पीछे अवामिल हैं उसका अहाता करना बहुत मुश्किल है। ये जो वोट बैंक है ये एक अजीब साइंस है, जो राय दहिंदगान की नफ्सियात है उसके ऊपर आपके जो, और ये मेरे जिस तरह मैं इसका मुशाहिदा करता हूं मैं इस नतीजे पहुंचता हूं कि जो सिक्काबंद अवामिल होते हैं वो राय दहिंदगान की नफ्सियात जहां पे बनती है, वो अवामिल जो है अगर उनको आप बरुए कार लाएं तो समझ नहीं आती कि ये कैसे नफ्सियात डेवलप हो जाती है। आपके सवाल के अंदर एक चीज मुज़मिर है कि कम से कम ये बात जो है इसको तस्लीम कर लिया गया है कि कराची का वोट बैंक, जो हकीकत भी है कि कराची का वोट बैंक जो अल्ताफ हुसैन का है। अब आगे चले देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो वोट बैंक होता है अगर वो अल्ताफ हुसैन का है तो उसके बारे में वो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या अवामिल थे जिन्होंने इस सारे जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों को अल्ताफ हुसैन के पीछे यकसू कर दिया। मत भूलें कि ये उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और बड़ा अरसा 20-25 साल फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते रहे। ये जमात इस्लामी को जितवाते रहे, ये मुस्लिम लीग को जितवाते रहे, ये पीपल्स पार्टी को जितवाते रहे।
जो यकदम ये क्या हो गया कि उन्होंने अपने आप को एक कौमियत के अंदर बंद करके एक नई कौमियत अपने लिए ड्राफ्ट की, और उसके बाद वो दिन आज के दिन है उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी नजर आती है वो अल्ताफ हुसैन के पीछे। हर चीज हुई, अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पहले इल्जाम भी लगे, वो साबित भी हुए या नहीं हुए, लेकिन उनके जो वोट बैंक था वो अनडिटर्ड था, वो एक ही एक यकसुई के साथ उसके पीछे खड़ा रहा। ठीक है। और आप एक दो तीन चीज और ले लें, जुल्फिकार भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई, इनके मुकाबले में नेशनल पीपल्स पार्टी जो जतोई साहब की बनाई गई, लोगों को मजाल है पीपल्स पार्टी के कान पे जू रिंगी हो, इससे भी आगे आ जाए। जुल्फिकार भुट्टो साहब के बेटे जो थे मुर्तजा भुट्टो साहब थे, जो कि बड़े डैशिंग पर्सनालिटी के थे, वोट बैंक जो था बेनजीर की तरफ चला गया। ज़ियाउल हक का बेटा इजाजुल हक है, ज़ियाउल हक का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ चला गया। तो ये बात जो है, ये इसके लिए आप जो बात है इसमें बड़ी एक चीज बहुत आपके सामने बहुत लेसन है। जहां तक मुस्तफा कमाल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल उनको लाने की दो वजूहत थी, या उनकी ये नहीं होगी कभी कि जी जो है वो अल्ताफ हुसैन को गाली भी देंगे, उनका वोटर भी उनको मिलेगा। शायद इसी वजह ये हो कि वो अल्ताफ हुसैन को गाली देने के लिए, बदनाम करने के लिए एक बंदा चाहिए था, और उन्होंने उनका करीबी साथी तोड़ा, उनको गाली दे रहा है। और ये बात मुस्तफा कमाल साहब को भी ये शायद पहले से पता हो कि इसी काम के लिए आए हो, ये बाजी हारी हुई है जिसकी वो तरवीज कर रहे हैं, जिसको आगे लेके चल रहे हैं। कि मुस्तफा कमाल को शायद ये सोच कर ही लाया गया कि वो वोट बैंक ना काट सके, लेकिन अल्ताफ हुसैन की शोहरत उनका काम वही है, उनको पता है उनका रोल महदूद है, उनका राबिया उनका रोल महदूद है। लेकिन जहां तक फारूक सत्तार का है, ये सारे मेरे दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, उन्होंने उनके लिए मेरी राय शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो या तकरीबन इनके साथ मिलती हो, कि उनको कमाल होशियारी से वो अल्ताफ हुसैन की सियासत को इस गुंजलक से, इस क्राइसिस से निकाल के, हफीज साहब आपने भी फारूक सत्तार का ऑप्शन लिया है, जिसने पता चल गया कि उनको अल्ताफ साहब ने एंडोर्स नहीं किया, ये वोट बैंक जो है उसी तरीके से कहीं और खड़ा होगा जहां आप भी कह रहे हैं कि फारूक सत्तार को इसलिए वोट बैंक जाएगा क्योंकि अभी उन्हें अल्ताफ हुसैन ने एंडोर्स किया हुआ है, जिस दिन एंडोर्समेंट खत्म हो गई उस दिन फारूक सत्तार को भी वोट नहीं जाएगा। हफीज साहब का पॉइंट सामने आ गया, तमाम ही लोगों ने फारूक सत्तार का ऑप्शन लिया है। ये भी कहा गया है कि मुस्तफा कमाल की टाइमिंग ऑफ है, 5-7 साल लगेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि वो क्योंकि मुहाजिर पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं कर रहे फारूक सत्तार, अभी मुहाजिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरा उनको एंडोर्समेंट हासिल है इस वक्त अल्ताफ हुसैन की, तो अल्ताफ हुसैन का वोट अभी नहीं हिलेगा। ये सबकी राय थी फारूक सत्तार का, सब ने ऑप्शन लिया है। लेकिन कल के जो इंतखाबात हुए हैं मेयर के, उसमें एक और पार्टी है जिसमें सामने आया है, कौन सी है वो पार्टी और इन इख्तिलाफात का क्या बनेगा, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल की जानिब, दूसरे टॉपिक की जानिब। कराची में कल मेयर मुंतखब हुआ, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुआ। तहरीक इंसाफ में हमने देखा कि नए इख्तिलाफात सामने आए। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि पार्टी कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है कराची में। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ में नई इख्तिलाफी दरार का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब बल्दिया कराची के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद का हिस्सा थी, जिला गरबी के चेयरमैन की नशिस्त पर अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने के बजाय मुबैना तौर पर एमक्यूएम के उम्मीदवार को वोट दिए गए, जिसके बदले फिर एमक्यूएम के वोटर्स ने मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिए। अब गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जिला गरबी के चेयरमैन की नशिस्त पर एमक्यूएम और फिर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद कराची इत्तेहाद, जिसकी बात की जा रही थी, उसने तहरीक इंसाफ पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए शदीद एहतजाज किया, जो कल आप लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा भी, जिस पर इमरान इस्माइल ने कल क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मुआहदा ना किया था ना तोड़ा है। मैं कोई मुआहदा किसी ने नहीं किया। इनकी मुआहदा हुआ था शुरू में जब अली जैदी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, जब इनका मुआहदा हुआ था, उसको मैं ओन करता हूँ। तो अली जैदी साहब एडमिटेड इनकी इस बात को फिर आप गौर करें कि हमारा मुआहदा नहीं था ना हमने तोड़ा है। नहीं मगर एक मिनट, मैं पार्टी का मुआहदा, अली जैदी साहब गए तो मुआहदा गया, मैं पार्टी का मुआहदा ओन करता हूँ। मेरे साथ कोई पूछ लें से, आज मैं इनके सामने बैठा हूँ, पार्टी का होता है ना मुआहदा। इमरान इस्माइल का ये मौकफ तो आपने सुन लिया। अब जरा तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा अली जैदी ने इस इंतखाबी मुआहदे के हवाले से क्या कहा, जियो न्यूज के प्रोग्राम में ही बात करते हुए, वो भी सुनिएगा। कराया आपने इमरान इस्माइल साहब के मुताबिक आपने कराया, लेकिन फिर आप ही मेरे ख्याल में बेहतरीन शख्स है जिनसे पूछा जाए कि आपने टूटा कैसे। इमरान इस्माइल जब मुआहदा हो रहा था, फिर दो शमीन नकवी भी कमरे में थे, इमरान इस्माइल भी थे,
एक मीटिंग नहीं, 4-5 मीटिंग हुई थी और सब हम सब उसमें थे था, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया। अप्रूव आपने किया? मैं कभी भी सारों की अप्रूवल लिए बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता था। मैं कोई डिक्टेटर नहीं था। मैं तो अली ज़ैदी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुआहिदा सबके इल्म में था, लेकिन ये मुआहिदा अप्रूव नहीं हुआ था, मुआहिदा हुआ ही नहीं कोई। साइन किया है मैंने, सारे लोगों ने साइन किया है। इट इज अ साइन डॉक्यूमेंट। तो जनाब, तहरीक इंसाफ के इन दोनों ही रहनुमाओं के मुतजाद बयानात आपने सुन लिए और अब भी सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की रोशनी में ही आज का सवाल हमारा यह है कि तहरीक इंसाफ में दाखिली इख्तलाफात खत्म ही नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? चाहे वो कराची का मामला हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली के नाराज अरकान हो, ये ज्यादा इख्तलाफात कब खत्म होंगे? या फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, उसमें भी इतने इख्तलाफात होते हैं कि वो पोस्टपोन करने पड़ जाते हैं, कैंसिल करने पड़ जाते हैं। यही हमारा आज का सवाल होगा। सबसे पहले बात करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, क्या वजह है ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात खत्म होके नहीं दे रहे? मैं बंदा क्या कह सकता है जी। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि उन्होंने ये अपना एक रहनुमा असूल बना लिया है कि अपनी सारी जो डर्टी लिनन है वो पब्लिक के अंदर, बीच चौराहों में, बाजारों में, गलियों में कूचा कूचा वहां जाके धोएंगे और हर चीज इस तरीके की लड़ाइयों को आज की बात तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि एक अजीब चीज है कि डिटेल्स हो, खुद फरेबी हो, दगा हो, झूठ हो, दोगलापन हो, ये हर जगह कूट कूट के भरा है। ये पहली दफा हुआ नहीं है। अब आप इसी में देख लें कि अली ज़ैदी साहब ने एक बात कही है और इमरान इस्माइल साहब कहते हैं मैं बैठा हूं लेकिन मैं पार्टी हूं। फिर नईमुल हक साहब जो है, जो उनके तर्जमान आला हैं और जो वहाँ से इस्लामाबाद से हमेशा एक मौसर किस्म का और एक जामे किस्म का तबसरा फरमाते हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो कुछ वहाँ हुआ गैर कानूनी हुआ। भाई भले लोगों, आप वहाँ पे चेयरमैन के इलेक्शन में, कराची मेयर के इलेक्शन में तो सारे लोग इकट्ठे थे, एमक्यू के खिलाफ सारी पार्टी इकट्ठी थी और एक बात बनती भी है कि कराची के मारूजी हालात मुकाबले में ये एक आम सी बात थी कि पार्टियों में इकट्ठा होना था। वहां पे आके आप एक मुझसे कोई नई उसकी जहत निकालें या नई चीज निकालें। देखिए, इससे पहले 2013 के अंदर इनका अपना एमपीए हार गया क्योंकि इमरान खान की सीट के नीचे जो एमएनए की जीते थी और एमपीए था, उसको छोड़ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में भी और बाहर भी। वजह क्या है इसकी? कब सही होगा ये? मेरा ख्याल है कि इसकी जो है ना, ये इमरान खान को ये सारी चीज तस्कीन देती है। वो जब पार्टी के अंदर वो कहते हैं ना कि मीरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी, जब इनके खिलाफात होते हैं तो बजाय कोई वहाँ ऐसा बंदा होता है जो उसको कम करता, क्या बात हुई? किस पार्टी लीडर को अच्छा लगेगा कि उनके नीचे इस तरह के इख्तलाफात हो रहे हों? अली ज़ैदी एक ही हौसला अफजाई होती है, फिर दूसरे की होती है। पहले एक को स्नैप किया जाता है, फिर दूसरे को किया जाता है। ये चूहे पीने का खेल है। मेरा ख्याल है कि उस पार्टी का जो है ना, अब मैंने बताया कि उसका असासा यही इख्तलाफात हो चुके हैं और इसी एहसास के ऊपर जो है पार्टी की जो है उठाना और पार्टी कायम हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का असासा इख्तलाफात हो गए हैं, ये आपकी वजह है इन चीजों की? ये इख्तलाफात है, बाहमी लड़ाई है, चपकलिश है, आपके आपस में उनका पूरा असासा तहरीक इंसाफ के सारे एसेट्स नहीं है और उसकी जो बुनियाद है, असास है, वो बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट सामने आ गया। शहजाद चौधरी साहब, शहजाद चौधरी साहब आपके पास आएंगे। क्या आपको लगता है कि तस्कीन मिलती है तहरीक इंसाफ को? इख्तलाफात हो रहे हो, किस लीडर को तस्कीन मिलेगी? ये जो हो रहा है ये इमरान खान के कंट्रोल में यकीनन नहीं होगा, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही होती हैं। नहीं, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सलीम साफी साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि हमारे पीटीआई के एक्सपर्ट, हमारे पीटीआई के एक्सपर्ट तो नियाजी साहब के मुकाबले में वही हैं जो कि अंदर के तमाम हालात जानते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हम सब कोशिश न्याजी साहब क्यों नजर नहीं आते? मेरा तो ख्याल न्याजी साहब मैंने कहा उनके साथ वही है। अच्छा, वो बाप ही। अच्छा, अब देखिए क्या ये इमरान इस्माइल साहब वही हैं जिनके बारे में कुछ माह पहले ये खबर आई थी कि हो सकता है कि ये एमक्यूएम को ज्वाइन कर रहे हो।
इमरान इस्माइल साहब के बारे में, तो मजहर अब्बास बेहतर इसको ट्रैक करते हैं वहां पे कराची में। लेकिन ये भी कुछ खबर उड़ी थी कि इनके राब्ते हैं, इनके मामलात हैं और शायद ये बातचीत के किसी सर जी उन्होंने तस्लीम किया है कि वो इलेक्शन से 2 दिन पहले वसीम अख्तर से मिल के आए हैं जेल में, और सिर्फ एक बार नहीं, वो 2 दफा मिलकर आए। जी, एक तो ये भी थोड़ी कंफ्यूजन है वहां पे। दूसरा देखिए, असल में मसला यूं है कि इमरान खान खुद तो इस्लामाबाद में हैं और उनकी जो जो जिसको स्ट्रेंथ या जो कुव्वत है, एक कुव्वत उनकी पख्तूनख्वा में है जिसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर और पार्टी का जो निज़ाम है वो चीफ मिनिस्टर ने या उनके वहाँ के लोगों ने चलाना है, और चूंकि वहाँ पे उस किस्म का मजबूती नज़र नहीं आती लीडरशिप के अंदर जो कि उन मामलात को रिजॉल्व कर सके, इसलिए आपको पख्तूनख्वा का एक अक्स नज़र आता है कि वहाँ पर इख्तलाफात की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है। कराची का मामला यह है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुई ही नहीं है पार्टी की, यानी 2013 के इलेक्शन में जब इनको कुछ सीटें मिल गई तो उसके बाद ज्यादा जोर के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहिए था कि एक ओपनिंग खुली थी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने पहले अली जैदी को वहां पे रखा, और फिर जब मुश्किल फैसलों का वक्त आया, जब 246 हारा गया और ये सारे मामले हुए, तो उसके बाद फिर जब मुश्किल फैसलों का वक्त आया तो इमरान खान ने वो आसानी के साथ जहांगीर तरीन को दे दिए। लीडर वो होता है जो मुश्किल फैसले करने की ताकत रखता हो। यू कांट प्लीज एवरीबॉडी, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। इमरान खान विल हैव टू अपीयर एज दैट लीडर। वो कहते हैं, क्लेम तो करते हैं कि मैं बहुत दबंग लीडर हूं, लेकिन मुश्किल फैसले ये हैं जिस तरीके से कराची में करने वाले कि असल में कौन है आदमी आपका वहां पे, अली जैदी है या इमरान इस्माइल है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, जहांगीर जो है तरीन, उन्होंने इमरान इस्माइल को अपॉइंट कर दिया, अली जैदी हो सकता है अपने आप को इमरान खान का आदमी समझते हो। अब इस किस्म के मसाइल जब होंगे वहां पे, तो आप कह रहे हैं शहजाद साहब वजह ये है कि मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे या सबको प्लीज कर रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? मेरा ख्याल है दोनों चीजें हैं। मुश्किल फैसले से घबराते हैं, मुश्किल फैसले करना नहीं चाहते, इसलिए जहांगीर तरीन को कह दिया। और जहांगीर तरीन जो है वो अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं, इलेक्शन तो हुए नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये है वो बुनियाद जो कि इख्तलाफात की शक्ल में नजर आती है। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्ड करना चाहते हैं, उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उनको मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, तंजीम साजी भी करनी पड़ेगी। और अगर कुछ सीखना है तो MQM से सीखें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती हैं और उनको कैसे जमीन पे लागू किया जाए। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, आपका ये पॉइंट सामने आ गया। मुश्किल फैसलों से घबराया जा रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाबर सत्तार साहब आपके पास आएंगे। जैसे अभी शहजाद साहब से भी गुफ्तगू करते हुए मैंने बताया, कल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इमरान इस्माइल खुद मौजूद थे, उनकी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, जेल में जाके उन्होंने मुलाकात की है वसीम अख्तर से, और उन्होंने कहा कि वो तो मेरे दोस्त हैं, उनसे पहले भी मुलाकात होती है। ये उन चीजों को ज्यादा हवा दी, जाहिर है उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जो मौजूद थे उन्होंने भी ये बात की कि देख लें कि इस तरह की मुलाकातें होती हैं। आपको लगता है कि ये हाथ हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ कल, और साथ में जो सिचुएशन तहरीक इंसाफ की बन रही है उसकी क्या वजूहात है? राबिया देखिए, पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टीज हैं तमाम की तमाम, और उसमें फिर आर्बिट्ररी फैसले होते हैं। जिसे भी लीडर की खुशनुदी हासिल हो वो उतना ज्यादा करीब हो जाता है। सो पार्टीज को, हमारी पार्टीज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, और इंस्टीट्यूशनलाइज होते और डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए टाइम लगेगा, अभी तो वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन, बहुत अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज का यह ख्याल था कि ये पार्टी बेसिस पे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टीज डिवाइड होती हैं लोकल बॉडीज में। जिस तरह कंस्टिट्यूएंसीज हैं नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, लोकल बॉडीज कट अक्रॉस करती हैं उन्हें, और उसमें पार्टीज डिवाइड होती हैं, और ये बाकी जगहों पे भी डिवीजन होती है। इस वजह से पार्टी को मुनज़्ज़म रखना एक MQM जैसी पार्टी ही रख सकती है जिसका डिसिप्लिन उस लेवल पे हो जिसे आप फिर कहते हैं कि ये फाशिस्ट पार्टी है। उस लेवल का डिसिप्लिन हो तो आप उन्हें मुनज़्ज़म रख सकते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं, मेरा ख्याल है कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है कि लोकल बॉडी जैसे इलेक्शन के अंदर पार्टी ये डायरेक्टिव इशू कर सके कि आप किसे जाके वोट डालेंगे। और इसी तरह से जिस तरह नेशनल असेंबली में भी ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है कि पार्टी डायरेक्टिव इशू कर सके कि आप किस लेजिस्लेशन के ऊपर क्या वोट डालेंगे। हमने लोगों को नुमाइंदा इलेक्ट किया कि वो अपनी कॉन्शियंस के लिहाज से, पार्टी एक पॉलिसी दे सकती है, एक जनरल डायरेक्शन दे सकती है जिसे ऑनर करना, करें ना करें, लेकिन ये जो सिलसिला है कि आप बैठे इस्लामाबाद से बताएंगे कि किसे आपने मेयर का और किसे आपने डिस्ट्रिक्ट नाजिम का वोट डालना है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन ले रहे हैं कि क्या वजह है सबसे बड़ी? मैं कह रहा हूं ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है डेमोक्रेसी।
बाबर सत्तार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। इम्तियाज आलम साहब आपके पास आएंगे। बाबर सत्तार साहब से हम आखिर में कोशिश करेंगे कि उनका ऑप्शन ले रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपको क्या वजह लगती है? देखिए, ये पैटी डिस्प्यूट से लोकल इलेक्शन में होते हैं, पोजीशन शिफ्ट होती है। मुझे इससे कोई बहुत बड़ा सिनारियो तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं बिल्ड करना सही है। अलबत्ता ये जो वहाँ के इलेक्शन हुआ है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सारी नज़र हमारी वसीम अख्तर की जीत पे है या हैदराबाद में एमक्यूएम की, लेकिन यही हम देखते हैं कि अगर वसीम अख्तर को अगर वोरा साहब को 205 और उन्हें 208 वोट पड़े हैं तो पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों को वहाँ पे 86 वोट पड़े हैं। सही है। तो तकरीबन ये 40-60% का फर्क है और 3 अजला एमक्यूएम ने लूज किए हैं। तो मैं इसमें एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो कराची का खास तौर पर मामला है, यहाँ पे मर्दमशुमारी जरूरी है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, खास तौर पे नॉन उर्दू स्पीकर्स की इम्तियाज साहब, टाइम हमारे पास कम है। मजहर अब्बास साहब के पास जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरी आपसे माजरत है पर्सनल के हमारे पास टाइम बहुत कम है। मजहर साहब के पास जाना है, आप अगर वजह बता सकें तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात की। ये लोकल पेटी डिस्प्यूट्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में, ये मैं कुछ समझता नहीं कोई ये कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है उसका। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इस तरह के लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? हम लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मजहर साहब, देखिए, इसकी बेसिक वजह जो है वो तहरीक इंसाफ में इंसाफ का ना होना है। अच्छा, अब अगर अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जी ये मुआहिदा था और इसकी वायलेशन हुई है और आज जो रिजल्ट वापस तब्दील हुआ है और इस चीज़ को माना गया है कि ये कुछ वहाँ गड़बड़ हुई थी और एमक्यूएम के जो कैंडिडेट जीते थे चेयरमैन के, उनको आज वो हार गए वो उसमें और उनके वोट रिजेक्ट हो गए। तो आपका पॉइंट सामने आ गया। माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और बाबर सत्तार साहब ने मेरी समझ के मुताबिक कहा था कि पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टीज हैं, जमहूरियत में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि एक जगह से बैठकर दूसरी जगह को कंट्रोल किया जाए और इस तरह के इत्तेहाद बने। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।